students, welcome back to our today's class. In this class we will start the first chapter of your class, which name is Introduction: What, Where, How and When. In this chapter we will discuss about the past. जो पास्ट में हमारे पूर्वज थे वो लोग क्या क्या चीजें करते थे, कैसे कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, यानी कि कैसा जीवन वो जीते थे. सो नेम, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. There are several things we can find out. बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. किस तरह का वो लोग खाना खाते थे, किस तरह के वो लोग क्लोथ्स पहनते थे और किस तरह के घरों में वो लोग रहते थे. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, crafts, persons, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. हम उन सभी लोगों के बारे में, उन सभी लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे. किन किन के बारे में? जैसे साइंटिस्ट थे उस टाइम के, म्यूजिशियंस थे उस समय के, जितने भी लोग थे अलग अलग तरह का जो काम करते थे उनका जीवन यापन उस समय किस तरह से होता था. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. हम इसके साथ साथ इस बारे में भी जानेंगे कि उस समय के बच्चे किस तरह के खेल खेलना पसंद करते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरह की वो लोग स्टोरी सुनते थे. The plays they saw, the songs they sang, किस तरह के गाने गाते थे और किस तरह की प्लेस को वो लोग देखते थे. Where did people live? उस समय के लोग कहाँ पर रहते थे. Find the river नर्मदा on map. सबसे पहले हमें इस मैप में नर्मदा रिवर को क्या करना है, फाइंड करना है. तो देखिए आपकी नर्मदा रिवर, ये वाली कौन सी रिवर है, आपकी रिवर नर्मदा. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years ago. लोग बाग जो थे उस समय के, वो लोग नर्मदा रिवर के बैंक पर यानी कि उनके किनारों पर रहते थे आज से लगभग हजारों साल पहले. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. उस समय के लोग अपने फूड को एक साथ इकट्ठा करते थे. They knew about the vast wealth of plants in surrounding forests. क्योंकि उनको पता था कि उनके सराउंडिंग, उनके जो आसपास का फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उस जंगल में किस किस तरह का खान पान मिलता है, क्या उनके लिए सेफ है और क्या अनसेफ है. एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. और खाने के रूप में वो लोग क्या क्या इकट्ठा करते थे, जो भी चीजें होती थी उनके रूट्स यानी उनकी जड़ें, कुछ फल, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देयर फूड, और अलग अलग तरह के खाने. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और इन वेजिटेरियन खानों के अलावा वो उसके साथ साथ अपने खाने की चीजों में क्या ऐड करते थे, वो लोग एनिमल्स को हंट भी करते थे, एनिमल्स का शिकार करके उसको भी खाने के रूप में खाते थे. नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट. अब हमें इन हिल्स को ढूंढना है इसमें मैप में, कहाँ कहाँ है. सुलेमन एंड जो हमारी किर्थर की हिल्स हैं वो नॉर्थ में इस साइड है, जहां पर मैंने ये रेड कलर से मार्क किया है. Some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. आज से लगभग 8,000 साल पहले जब लोगों ने फसल को करना स्टार्ट किया था, लोगों ने, वो ये वाली जगह थी. यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले खेती करनी स्टार्ट की थी आज से लगभग 8,000 साल पहले. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और इसके साथ साथ लोगों ने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था, और वो पालने में सबसे ज्यादा किसको पालते थे, शीप्स को, गोट को, कैटल्स को, इन सब चीजों को. क्योंकि इससे उनको क्या होता था, बेनिफिट होता था. लाइक कैटल्स का वो लोग दूध निकालते थे, उसको बेचते थे. लोकेट द गारो हिल्स to the northeast and the Vindhyas in central India.
These are some of the other areas where agriculture developed. ये इस जगह के अलावा जो विंध्यास के हिल थे जो इंडिया के बिल्कुल सेंट्रल में पाए जाते हैं, और जो हमारा गारो हिल्स था जो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, यहाँ पर भी खेती की शुरुआत उस समय हो चुकी थी. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. जहाँ पर सबसे पहले चावल की खेती की गई थी वो नॉर्थ का क्या था, विंध्यास. Trace the river Indus and its tributaries, smaller rivers that flow into a larger river. आपको क्या करना है, जो गंगा के आसपास की जितनी भी छोटी मोटी नदियां थी उनको क्या करना है, ट्रेस करना है. और फिर about 700 years ago some of the earliest city flourished ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स. और फिर आपको देखना है कि गंगा रिवर के आसपास जितनी भी छोटी मोटी नदियां निकलती थी उसके आसपास ही लोग आज से 250 साल पहले लगभग रहा करते थे. लेटर about 250 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributes. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज से लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसके जो आसपास की छोटी मोटी नदियां थी उनके किनारों पर लोगों ने बसावट चालू कर दी थी. एंड along the sea coasts locate the Ganga and its tributaries called the Sun. और इसीलिए जो ट्रिब्यूटरीज थी गंगा के उसको क्या कहा गया, सन कहा गया. In ancient times, the area along three rivers to the south of the Ganga was known as Magध. उस समय एंशियंट टाइम पीरियड में जो गंगा के साथ साथ कुछ नदियां बहती थी उनको क्या कहा जाता था, मगध. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. ये आजकल ये नदियां कहाँ मिलती हैं, बिहार में. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल. यहाँ के जो रूलर थे वो काफी पावरफुल थे. एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम. और उन्होंने काफी बड़ा किंगडम बना रखा था. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. और बिहार के साथ साथ इंडिया के अलग अलग जगहों पर भी काफी सारे किंगडम्स बने हुए थे. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अदर. जिससे जो उस समय के लोग थे एक किंगडम से, एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में, एक सब कॉन्टिनेंट से किसी दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स. लेकिन जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे तो जो माउंटेन्स थे और ये जो डेजर्ट्स थी, बड़ी बड़ी नदियां थी, जो समुद्र थे, वो उनके रास्तों को कैसे कर देते, बहुत ज्यादा कठिन बना देते थे. बट नेवर इम्पॉसिबल. लेकिन ये कभी भी इम्पॉसिबल, कठिन बना देते थे लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता था. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. इसीलिए जो उस समय के लोग थे, मेंस थे, वुमेन्स थी, वो अपने रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते रहते थे, भटकते रहते थे. एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स. और अपने रोजगार के साथ साथ वो एक जगह पर इसलिए भी नहीं रहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो जाए, लाइक बाढ़ ना आ जाए और भूकंप ना आ जाए, इस तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो जाए. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज. बहुत से लोग आर्मीज में भी भर्ती होते थे. कॉन्क्यूरिंग अदर्स इन लैंड्स बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कार्निवल्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स प्लेसेस टू प्लेस. उस समय के लोग आर्मी में भी क्या होते थे, भर्ती होते थे. और वो सोचते थे कि वो भी कभी ना कभी किसी साम्राज्य का हिस्सा बनेंगे, किसी साम्राज्य को स्थापित करेंगे. और इसके साथ साथ लोग इसलिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे. किस लिए घूमते थे, carrying traveled with carnivals of ships carrying valuable goods from place to place. जो मर्चेंट होते थे, उस समय के जो व्यापारी होते थे, वो लोग अपनी शिप्स में अपनी वैल्यूएबल गुड्स को, अपनी वैल्यूएबल चीजों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज. और उस समय के जो धर्म गुरु थे वो गांव गांव में जाते थे और लोगों को क्या देते थे, अच्छी शिक्षा देते थे. एडवाइस ऑन द वे. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. और उस समय पर कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो ट्रैवल इसलिए करते थे जिससे कि उनको एडवेंचर फील हो,
वो लोग कुछ ना कुछ डिस्कवर खोज करना चाहते थे, इसलिए भी वो लोग क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और चाहे उनके कारण कुछ भी हो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के, लेकिन इससे क्या होता था, वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को क्या करते थे, शेयर करते थे। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या थे? यू मे वंडर हाउ ए हिस्टोरियन नोज अबाउट द पास्ट। आप कभी कभी लोग सोचते होंगे ये जो जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं इनको हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। तो द वे ऑफ लाइफ, सोशल कस्टम्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ द ओल्डन टाइम्स, उनको जितने भी उस टाइम के कस्टम थे, रिलीजियस कस्टम, रिलीजियस कंडीशंस थी, उनका पता उन लोगों को कैसे चलता है। सो द गैदरिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री इज नॉट एज एन ईजी टास्क, यानी कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना इजी टास्क तो है नहीं। इट इज लाइक फाइंडिंग क्लू टू ए हिडन ट्रेजर, ये बिल्कुल एक हिडन ट्रेजर में से क्लू को ढूंढने के बराबर है। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री थो क्वाइट स्कैंटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये जितनी भी हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की जो हम इंफॉर्मेशन पाते हैं, इसको हम दो तरह से फाइंड करते हैं। पहला तो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, पहला सोर्स कौन सा है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरा है हमारा लिटरेरी सोर्सेस। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमारा क्या होता है? आर्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रिमेन ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कोल्ड आर्कोलॉजी। जो पहले के यानी कि बहुत पुराने समय के अवशेष अगर किसी को मिलते हैं और वो उसके ऊपर स्टडी करता है, उसको क्या उस काम को क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी बोला जाता है। द एंशिएंट रिमेन ऑफ बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शंस, coins and artifacts of the past are called archaeological source of history। यानी कि जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कोई ऐसे अवशेष जो बिल्डिंग के द्वारा, किसी बिल्डिंग के द्वारा मिले, किसी शिल्पकला के द्वारा मिले, किसी सिक्के के द्वारा मिले, या किसी आर्टिफैक्ट के द्वारा हिस्ट्री का कोई भी आपको रिमेनिंग पार्ट मिलता है, तो उसकी जब वो लोग स्टडी करते हैं, उसी चीज को क्या बोला जाता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ए पर्सन who studies about the remains of the past is called an archaeologist। और वो इंसान जो इन सब चीजों की क्या करता है, स्टडी करता है, खोज करता है, उस पे कुछ खोज स्टडी करता है, उसको क्या बोला जाता है, आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, काफी समय बाद, द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन गॉट buried अंडर द अर्थ। काफी समय बाद जो पहले के अवशेष थे, अब अगर हम कोई चीज आज यहीं छोड़ देते हैं किसी जमीन पे, तो वो सालों बाद जमीन पर तो होगी नहीं ना कहीं दब जाती थी, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता था, वो किसी जमीन के अंदर दब जाती थी। दोस रिमेन्स हैड टू बी डग आउट बाय द आर्कोलॉजिस्ट। तो उन रिमेनिंग पार्ट्स को क्या किया जाता था, जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा खोद के निकाला जाता है। These sources can be classified in 4 parts। और इन्हीं सोर्सेस को इन लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट ने किस में किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? दोज रिटन रिकॉर्ड्स engraved on pillars, rocks, cave walls of forts, places of clay and copper plates are known as inscription। शिल्पकला वो होती है जो किसी ना किसी पिलर पर, किसी ना किसी पत्थर पर, कहीं ना कहीं किसी गुफा की दीवारों पर, किन्हीं ना किन्हीं किलों की दीवारों पर और अलग अलग जगहों पर अगर कुछ भी उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने कोई कला कर दी थी, कुछ बना दी थी, कोई आकृति बना दी थी, उसी को क्या बोला जाता है, इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिल्पकला बोला जाता है। द अर्लीस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द साइट्स ऑफ हड़प्पा। सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन फाउंड किए गए थे, शिल्पकला पाई गई थी, वो कहाँ पाई गई थी, हड़प्पा में पाई गई थी। इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नेम्स ऑफ किंग्स, डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड लैंग्वेज इन यूज। इंस्क्रिप्शन की हेल्प से हम लोग काफी सारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो पा सकते हैं। हम इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के द्वारा उस समय के राजाओं के नामों को पता लगा सके हैं, उस समय की जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी उनका पता लगा सके हैं, और जो उस समय की लैंग्वेज वो लोग यूज करते थे उसका पता लगा सके हैं। ये आपको देखो कुछ फोटोज दी गई हैं, हड़प्पा पीरियड स्क्रिप्ट, ये
ये हड़प्पा में जो पाई गई थी इंस्क्रिप्शंस, उनकी फोटो है। ये एंशियंट सील्स ऑफ हड़प्पा पीरियड, ये भी उन्हीं की फोटो है। द इंस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेट अशोकास पिलर थ्रो लाइट ऑन हिज रिलीजियस बिलीफ। जो द ग्रेट अशोका पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है, उसने प्रकाश डाला है। किस पर प्रकाश डाला है? एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय के प्रशासन पर प्रकाश डाला है। एक्सेप्ट फॉर द साउथ एंड मोस्ट पार्ट हिज इंस्क्रिप्शन आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और इसके साथ साथ उस समय जो साउथ एंड मोस्ट पार्ट था, उस समय की शिल्पकला ने भी बहुत कुछ बताया है। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट एन इंसाइट ऑन to the character and conquests of समुद्रगुप्त वाइल। इलाहाबाद में पिलर पर पाई जाने वाली शिल्प कलाओं से आपको किसके बारे में पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एट मेहरूली इन दिल्ली गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और दिल्ली के मेहरूली में जो इंस्क्रिप्शन पाया गया, उससे हमें किसके बारे में पता चला? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पता चला। अब सेकंड है हमारा मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है? Those old constructions such as buildings, temples, places and towns having historical importance and known as monuments। मोमेंट्स वो होते हैं जो पहले जमाने में कोई बिल्डिंग बना दी गई थी, कोई मंदिर बना दिया था, कोई किला बना दिया था। ऐसे ही प्लेसेस को क्या बोला जाता है? मोमेंट्स बोला जाता है। These moments throw light not only on the development of architecture but also on the social and religious aspect of life of the people। इन moments ने ना केवल उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के बारे में बताया था, बल्कि इसके अलावा इसी के साथ साथ उन्होंने उस समय के जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे लोगों के, उसके बारे में भी बताया। द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में पाई जाती थी, इन एनलाइटन अस टोन द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसी के द्वारा हम लोगों को इन बड़ी बड़े विश्वविद्यालयों के बारे में क्या चला? पता चला। द स्टूपास ऑफ सांची। सांची में मध्य प्रदेश के सांची में जो स्तूपास पाए जाते हैं, एंड केव्स ऑफ एलोरा अजंता। और एलोरा अजंता की जो वो है गुफाएं हैं जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। वो हमें क्या बताती हैं? टेल अस लॉट अबाउट आर्ट ऑफ रिलीजन ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया। वो इंडिया के अलग अलग जगहों के बारे में जो रिलीजियस थे उनके बारे में बताती है। ये देखिए, आपको सांची स्तूपा की क्या दी गई है? पिक्चर दी गई है। हमारा जो सांची स्तूपा है, पहले की एक बिल्डिंग है बनाई गई, वो ऐसी दिखती है। द टेम्पल ऑफ अंगरकोवट इन चंबोली। द बोरबुडर टेम्पल जो जावा में पाया जाता है, एंड द गोल्ड आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु। और लॉर्ड विष्णु का आइडल जो कहाँ पाया जाता है? बोर्नियो में पाया जाता है। सजेस्ट द फैक्ट दैट द इंडियन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड नॉट ओनली थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया बट इंडियंस हैड सेट अप कॉलोनीज इन सेवरल अदर कंट्रीज। ये सब चीजें बताती हैं कि इंडिया में जो प्रचार प्रसार था वो केवल इंडिया के राज्यों तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने अपना स्थान कहाँ? अनदर कंट्रीज में भी स्थापित किया। नेक्स्ट है हमारा आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स क्या होता है? Those creations of art which are prepared by human skills are known as art craft। वो skills, वो चीजें जो humans के द्वारा बनाई जाती थी, उन्हीं को क्या बोला जाता है? art crafts बोला जाता है। such as sculptures and paintings। जो भी पेंटिंग्स होती हैं, मूर्तियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? मानव निर्मित होती हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? आर्ट क्राफ्ट्स बोला जाता है। These artifacts help us get information about thoughts of the cultural
These artifacts help us to get information about thoughts of the cultural and artistic life of civilization of our parts. ये जितने भी हमारी पेंटिंग्स हैं और जो मूर्तियां वगैरह हैं, इनकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है, उस समय का जो कल्चरल और आर्टिस्टिक जो थॉट था उसके बारे में पता चलता है. The image and paintings of Lord Shiva, Lord Vishnu, Buddha and Mahavir, as well as sculptures of the Gupta period, which are still found in Ellora caves, not only tell us about secularism. इस समय ये जितनी भी मूर्तियां, भगवान शिव की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति, ये जितनी भी मूर्तियां और इनकी पेंटिंग्स है, ये जो कहाँ पाई जाती हैं, ये एलोरा की केव्स में पाई जाती हैं. ये ना केवल हमें उस समय के सेक्युलरिज्म के बारे में बताती हैं, बट ऑल्सो कंटेम्प्रेरी कल्चर, बट ऑल्सो द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द गुप्त रूलर्स. इन चीज उस समय के सेक्युलर सिस्टम के साथ साथ उस समय का जो हमारा रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ गुप्ता रूलर्स था उसके बारे में भी बताती हैं. स्टैचू ऑफ बुद्ध, ये एक किनकी, भगवान बुद्ध की क्या दी हुई है, मूर्ति दी हुई है. अपार्ट फ्रॉम स्कल्पचर्स, frescoes and paintings of Ellora and Janta give us valuable information regarding contemporary social customs, religions, dressings, cultures, food habits and sources of entertainment of the civilization. उस समय की जो ये मूर्तियां थी और ये जो पेंटिंग्स थी, ये हमें उस समय के सोशल कस्टम्स, उस समय के रिलीजियंस, उस समय के ड्रेसिंग कल्चर, उस समय के फूड हैबिट्स, इन सब चीजों के बारे में बताती है. कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. कॉइन्स जो है काफी ही महत्वपूर्ण सोर्स है उस समय की हिस्ट्री को समझने के लिए. जनरली कॉइन्स आर फाउंड ड्यूरिंग एग्जीबिशंस. जनरली कॉइन्स कब पाए जाते हैं, जब एग्जीबिशन किया जाता है, किसी चीज की खुदाई की जाती है, तो उस समय जो जिस तरह के कॉइन्स चलते थे उन चीजों को, उस तरह के कॉइन्स की खोज की जाती है, वो मिलते हैं खोज के दौरान. दे हेल्प अस ट्रेसिंग द पीरियड ऑफ सेवरल डेंसिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडो ग्रीक एंड इंडो बैक्टीरियन सिविलाइजेशन. जब इन कॉइन्स को खोद के बाहर निकाला जाता है तो उससे उस समय जो हमारे देश के जब कैसे ग्रीक के साथ और बैक्टीरियंस के साथ जैसे संबंध थे, उन संबंधों के बारे में पता चलता है. कॉइन्स फ्रॉम अब्रॉड वर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. अब्रॉड के जो कॉइन्स थे वो भी खुदाई में मिलते हैं. Our ancient coin too were located in foreign countries. और हमारे जो coins हैं वो foreign countries में मिलते हैं. This clearly proves that our ancestors had very good trade relationships with other countries. इससे क्या पता चलता है, जब उनके coins हमारे यहाँ मिलते हैं और हमारे coins उनके यहाँ मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि उस समय के जो another countries के साथ हमारे relations थे वो काफी अच्छे थे. When we find the picture of Samudragupta, the ruler of the Mayur dynasty, on the coins of his contemporary period, it seems that he was a devotee of Lord Vishnu. जब किनकी पिक्चर, समुद्रगुप्त की पिक्चर किस पर, एक कॉइन पर मिली, तो इससे क्या पता चला कि वो काफी बड़े भक्त थे, किसके, लॉर्ड विष्णु के. When we find him with Veena on coins, we come to know that he was fond of music too. और जब उनकी कॉइन्स पर क्या वो वीणा के साथ मिले, तो हमें ये भी पता चला कि उनको म्यूजिक से भी काफी प्यार है. देखो ये उस समय के कुछ कॉइन्स की पिक्चर दी हुई है. ये उस समय के कॉइन्स की पिक्चर है, जिस तरह के कॉइन्स उस समय चलते थे. We find several kinds of coins in gold, silver, copper and brass. हम लोगों को अलग अलग तरह के coins मिलते हैं. According to their value, we can elaborate upon the economic condition of the contemporary densities. क्योंकि अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, coins मिलते हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय की हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी.
Those coins that were found during exhibitions are displayed in various museum all over the world. वो coins जो खुदाई के समय किनको मिलते हैं, आर्किटेक्चर्स को मिलते हैं, वो अलग अलग म्यूजियम्स में हर तरफ भारत में पाए जाते हैं. लिटरेरी सोर्स, अब हम कहाँ गए, अपने दूसरे सोर्स की तरफ. All those records and evidences of our past that are available in written form are known as literary source. वो सभी चीजें जो लिखी हुई पाई गई हैं उनको क्या माना गया है, उनको क्या बोला जाता है, लिटरेरी सोर्सेज बोला जाता है. देखो, जब इस तरह से कोई हमें हिस्ट्री की कोई भी सामान मिलता है जिसमें एक अजीब ही तरह की भाषा लिखी होती है किसी पत्ते पर, किसी पत्थर पर, तो उसको क्या बोला जाता है, लिटरेरी सोर्स बोला जाता है. ये क्या है, पाल्म लीव मानोस्क्रिप्ट. ये ना पाम की लीव पर लिखी हुई क्या है, मानोस्क्रिप्ट है. These records and evidences are available in several forms such as on the surface of palm leaves known as भोजपत्रास. ये अलग अलग तरह के जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये क्या कैसे मिलते हैं, हमें एक एविडेंस के तौर पर अवेलेबल होते हैं, जो किस पर रहते हैं, अलग अलग तरह की पाम लीव्स पर होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, भोजपत्रास बोला जाता है. बार्क ऑफ द बिर्च ट्री एंड लेटर ऑन पेपर ETC. और इनके अलावा वो चीजें हमको भोजपत्रास पे भी मिलती हैं, पेड़ों के बार्क्स पे भी मिलती हैं, उनके बिर्च पे भी मिलती हैं, और लेटर के रूप में भी मिलती हैं, और इसी के साथ साथ पेपर पे भी मिलती हैं. नाउ इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. कौन कौन से 3 पार्ट्स में, रिलीजियस, सेक्युलर एंड ट्रेवलर्स अकाउंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर के बारे में. रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है, the religious books of Hindus are the Vedas. जो हिंदूज की क्या होती है, रिलीजियस बुक होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, वेदास बोला जाता है. द ब्रह्मणास, द आर्यनकस, द पुराण्स, द रामायणा एंड द महाभारत. ये सब क्या है, हमारे वेद हैं. पुराने जमाने में, पुरानी हिस्ट्री में जो बुक्स लिखी गई थी उनके नेम है. द बुद्धिस्ट्स, द त्रिपिटिकास, द जटका कथास. ये सब उस समय पर लिखे गए वेदास के नाम है. दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिविलियंस ऑफ एंशियंट इंडिया. ये एंशियंट इंडिया के किस किस पार्ट पर रोशनी डालते हैं, उस समय के रिलीजियस पार्ट पर रोशनी डालते हैं, उस समय की हमारी पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी उसके बारे में बताते हैं, उस समय की हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में बताते हैं. द वेदास टेल अस अबाउट, जो हमारे वेदास हैं वो हमें क्या बताते हैं, द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड द कल्चर ऑफ द आर्यंस. किसके बारे में बताते हैं, जो आर्यंस थे उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स और उनके कल्चर के बारे में बताते हैं. इंफॉर्मेशन relating to the areas occupied by the Aryans can be traced only from the Vedas. उन सभी जगहों के बारे में जो किनके द्वारा, आर्यंस के द्वारा ऑक्यूपाइड कर ली गई थी, अगर हमें उसके बारे में पता लगाना है तो वो हम केवल और केवल वेदास का यूज करके लगा सकते हैं. द रामायणा एंड द महाभारता are 2 great sources that give us great deal of information about the social and political life of the Aryans of the ancient age. जो हमारी रामायण है और जो हमारी महाभारत है वो क्या है, एक ग्रेट सोर्स है. किसके लिए, आर्यंस का जो पीरियड था, जो एंशियंट पीरियड था आर्यंस था, उसकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक ग्रेट सोर्स है. उसी से हमें उस समय की सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चलता है. 18 पुराण आर फुल ऑफ 18th Purana are full of mythology. They provide useful information regarding certain densities and their kingdom. वो ये सारे जो वेदास थे ये हम लोगों को important information provide करते हैं regarding certain densities and their kingdom. The epic of रामायण, एक पिक्चर दी गई है कहाँ की, किसकी, रामायण की.
Our national slogan सत्यमेव जयते is taken from मुद्गा उपनिषद। जो हमारा नेशनल स्लोगन है, क्या है नेशनल स्लोगन? सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? मुद्गा उपनिषद से लिया गया है। द गीता, पुराणास एंड जटका कथास आर साउंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Triptika and Angas of Jains also throw light on some very complex period of Indian history। जो हमारी त्रिपिटिका एंड अंगास थे, जेन्स की ये किताबें हैं, ये भी काफी सारी चीजों को क्या करती हैं? हाईलाइट करती हैं। सेक्युलर सोर्स, अब हमारा दूसरा सोर्स कौन सा था? सेक्युलर सोर्स। ए लिटरेचर दैट इज नॉट रिलीजियस इज नोन एज सेक्युलर लिटरेचर। वो लिटरेचर जो कि किसकी तरह सेक्युलर सोर्स नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? लिटरेचर को सेक्युलर सोर्स बोला जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पोर्स, पोएट्री, ड्रामा, पॉलिटिक्स, ग्रामर, ईटीसी। ये किसके तरह होता है? एक पोएट की तरह होता है, एक पोइट्री की तरह होता है, कोई ड्रामा है, या फिर कोई पॉलिटिक्स है, या कोई ग्रामर की बुक है। ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं? सेक्युलर सोर्स में आती हैं। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। जो हमारी अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, वो हमें क्या देता है? एक इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में? मौर्यास का जो प्रशासन था उसके बारे में। अकबरनामा ऑफ अब्दुल फजल गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्क्विस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेट अकबर। अब ग्रेट अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन बताता है हमको? जो अबुल फजल गिव्स, अबुल फजल ने जो बताया था वो। पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चांद बरदाई। अब एक किताब है किसके द्वारा लिखी हुई? पृथ्वीराज रासो के द्वारा, जिसका नाम है चांद बरदाई। इन्फॉर्म अस अबाउट द रूल ऑफ हिज पैट्रन पृथ्वीराज चौहान। वो किसके बारे में बताती है? वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है। द ड्रामाज ऑफ कालिदास, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत एंड मालविका गिम्मी टर्म थ्रो लाइट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ हिज एज। ये जो कालिदास के जितने भी ड्रामास थे, ये उस समय की सोशल लाइफ को हाईलाइट करती है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रेवलर्स अकाउंट्स। Contribution of foreign travelers has been quite significant in the study of the history of our glorious past। उस समय के जो कौन थे ट्रेवलर्स थे, वो उनका भी एक विशेष योगदान रहा है हमारी इंडिया की जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में बताने की। जो फॉरेनर्स आते थे और भारत का ट्रेवल करते थे, वो लोग क्या करते थे? स्टडी करते थे उन सारी चीजों को और उसके बारे में लिख कर गए हैं। द चाइनीज पिलग्रिम्स लाइक फाहन एंड ह्यून तसांग एंड It Singh visited India in search of knowledge and Buddhist literature and left valuable accounts about the religious, social and political condition। चाइना से कुछ लोग आए थे जिनके नाम ये दिए गए हैं। वो क्यों आए थे? सर्च ऑफ नॉलेज के लिए आए थे इंडिया में, और उन्होंने क्या किया? जो बुद्धिज्म के लिटरेचर थे उनको पढ़ा और कुछ अकाउंट्स को छोड़ गए। किससे रिलेटेड? यहाँ की रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन को उन्होंने देखा और उससे रिलेटेड कुछ अकाउंट्स को छोड़ गए। पॉइंट्स टू रिमेंबर। आर्कियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ ओल्ड मूवमेंट्स, टाउन्स, पोएट्री, टूल्स, कॉइन्स, ईटीसी। ऐसा कोई भी अवशेष जो किसी पुराने काल का है, वो चाहे कोई मूवमेंट हो, कोई टाउन हो, कोई पोइट्री हो, कोई औजार हो, उसकी अगर कोई स्टडी करता है तो वो क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी कहलाती है। एग्जीबिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिगिंग। जब कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट जमीन को खोदता है और कोई पुराना अवशेष निकालता है तो उसको क्या बोला जाता है? एग्जीबिशन बोला जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन स्क्रिप्ट, ये क्या है? एक हैंड रिटन अकाउंट है। इंस्क्रिप्शंस, रिटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक, पिलर, स्टोन्स, ईटीसी। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जब पुराने लोग गुफाओं की दीवारों पर, किसी किले की दीवार पर, किसी मंदिर की दीवार पर कोई चित्र या कोई आकृति बना देते थे, उसको क्या बोला जाता है? इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। मोमेंट्स आप लोगों को पता है, एंशिएंट और मिडविल बिल्डिंग्स। एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडविल हिस्ट्री में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनको मोमेंट्स बोला जाता है।
कार्नोलॉजी, डेट्स ऑफ इवेंट्स। एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एपिग्राफी वो होता है जब हम किसी शिल्प कला की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एपिग्राफी होता है, बोला जाता है। आप लोगों का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।